जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे और सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएंगे। इस खाकी बैच में दोस्तों हमारी संविधान की दोस्तों चर्चा चल रही है दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों को पूरी बुक का कंप्लीट पेज वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और दोस्तों संविधान में दोस्तों हमारे क्या चल रहे हैं, संविधान संशोधन दोस्तों आपके चल रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इंस्टीट्यूशन का। तो आप लोग दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के जितने भी दोस्तों संविधान संशोधन है वो आपको बेहतर और शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं इस बुक में। तो आप लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाएंगे और इसके बाद दोस्तों हम जितने भी दोस्तों संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक उन सभी संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे और दोस्तों अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो सारे अनुच्छेद, सारे संविधान संशोधन के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को स्किप ना करें। क्लास को स्किप कर दिया तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि पता नहीं जो पॉइंट आपने स्किप किया है क्या पता वही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो दोस्तों पॉइंट को स्किप ना करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अच्छे से दोस्तों रिवीजन हो जाएगा इस थ्योरी क्लास में। और बाकी की जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो तो आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेंगी और इस थ्योरी क्लासेस में आपका बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग और जल्दी से क्लास में आ जाएं। क्लास का समय आपका रोजाना रात को 8 बजे रहता है। तो 8 बजे दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा इस खाकी बैच में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारा, संविधान के दोस्तों जानेंगे आज के 52वें संविधान संशोधन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों क्या है, यही पूछा जाता है कि बताइएगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या रहा था? तो दोस्तों इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल एवं अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था कि दल बदलू। आप जानते हैं कि नेता कैसे होते दोस्तों, दल बदल नेता होते, कभी इस पार्टी में हुए तो कभी उस पार्टी में। तो इसके अंतर्गत दोस्तों संसद हो या विधानमंडल, उन सदस्यों के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं, जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी को 1/3 यानी कि दोस्तों 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी और दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि दल बदल विरोधी के प्रावधानों का संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो याद रखेंगे किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 में। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? संविधान के अनुच्छेद 371 अंतस्थापित किया गया और इसके द्वारा गोवा का एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। दोस्तों 1987 में गोवा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया कि गोवा एक अलग राज्य है और इसकी राजधानी पणजी रहेगी और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 371 के तहत। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में पारित हुआ। इसके संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 376 में संशोधन करके गए मतदान के लिए सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। इस पॉइंट को हम दोस्तों कर रहे हैं ब्रैकेट में क्लोज, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्यों कि दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, पूछा था, बताएंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया। किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों अनुच्छेद 376 के तहत संविधान 61वें संविधान संशोधन के तहत सीमा वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि किस संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान संशोधन पूछा जाए तो 61वां बताएंगे आप लोग, आर्टिकल पूछा जाए तो 376 बताएंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को क्लास को स्किप नहीं करना है।
65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा बात को। किस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो आप बताएंगे दोस्तों 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत। आर्टिकल पूछे जाए तो 338 बता देना है कि अनुच्छेद 338 के तहत 65वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग गठन की स्थापना की गई या व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आता है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में। इसके तहत अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। सभी को पता है कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। एवं दिल्ली दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के प्रबंध भी किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत संविधान में दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसकी पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में दोस्तों कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से 243 ऋणा तक अनुच्छेद में दोस्तों यह वर्णित है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में दोस्तों 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें आपकी नगर पालिका हुआ, नगर निगम हुआ और नगर परिषदों में संबंधित प्रावधान लाए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में दोस्तों भाग 9 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक के अनुच्छेद दोस्तों दर्शाए गए हैं। 243 का तक के अनुच्छेद दर्शाए गए हैं। इसके बाद आया है 76वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन में अधिनियम में 9वीं अनुसूची को संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित जो पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों दोस्तों 69%, कितना दोस्तों 69% आरक्षण का प्रबंध करने वाली अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन, जो कि आपके सन 2001 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है। कब तक? वर्ष 2026 की। ये आपके लिए एक लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ है आने वाले एग्जाम के लिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन को लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे संविधान संशोधन पूछेगा तो आप बताएंगे 84वां, और यदि अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताएंगे 84वें संविधान संशोधन को लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान कब तक का किया गया है। पूछ दिया जाए 24, 25, 26, 27, तो आपको बताना 2026 तक। याद रखेंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए संविधान संशोधन 84वां और ये दोस्तों 2026 तक, ये दोनों पॉइंटों का आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में दोस्तों 6 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कैसे था, तो सुनिएगा। पूछा था कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है या मान्यता देने का संबंधी प्रावधान है। तो आपको बताना तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है और इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान भी सम्मिलित है। अगला है 88वां संविधान संशोधन, जो कि आपके 2003 में हुआ था। इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, यानी कि टैक्स का प्रावधान किया गया। और 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 88 और 89वां इन दोनों आपके सेम डेट में हुए थे 2003 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वें संविधान संशोधन 2003 में, ये भी आपके हुए, यानी कि 88, 89, 90, 88, 89, 91, 92, ये चारों आपके संशोधन आपके 2003 में हुए हैं। कब हुए? 2003 में। अगला पॉइंट है 51वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय की मान्यता और केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः
लोकसभा एवं विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 15% होना चाहिए दोस्तों, याद रखेंगे। कितना दोस्तों? 15% होना चाहिए। अगला है दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का, याद रखिएगा। भारत की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो वो 8वीं अनुसूची में। यही कहा गया कि डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो टोटल 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत सम्मिलित किया गया है। ऐसे पॉइंटों को आप हमेशा क्वेश्चन को बनाएं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कभी भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। और कभी भी एग्जामिनर यदि क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो भी आप सडनली इसका आंसर राइट दे सकते हो। अगला है 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत इसमें क्या कहा है कि इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जितने भी आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए दोस्तों आरक्षण की प्रावधान किया गया है। अगला आता है दोस्तों 94वां संविधान संशोधन 2006। इस पीडीएफ को दोस्तों थोड़ा इसमें ब्लर पीडीएफ दिया गया है। यदि आपको दोस्तों वीडियो की यदि आपको क्वालिटी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से मौखिक रूप से बोलकर आपके सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करवा देता हूँ। और पीडीएफ यदि आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, दोस्तों यहाँ से वीडियो की जो क्वालिटी है वो पूरी 720 पिक्सल में चल रही है यहाँ से। तो एक बार आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या वो 240 या 360 पे ही दोस्तों आप लगा के देखेंगे। यहाँ से दोस्तों पीडीएफ ब्लर दिखाई दे रहा है जो कि 720 पिक्सल में चल रहा है। तो आप लोग चाहो तो 360 पर भी आराम से देख के इसको डिस्कस कर लेना, बाद में अपना थोड़ा डाउन कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों पीडीएफ में ही थोड़ा ब्लर पीडीएफ आया है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमें बिल्कुल सही चीज़ें दिखाई दे रही। मैं आपको बोल के उन क्वेश्चनों को डिस्कस करवा देता हूँ। 94वें संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। साथ ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में यह प्रावधान दोस्तों पहले से ही लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है 95वें संविधान संशोधन 2009। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को दोस्तों मनोनीत करने संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन 2020 तो आपका हो चुका है, तो 2020 तक ही यह दोस्तों सीमित रहा है। 96वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। क्या लिखा गया? ओडिया। ये आपका उड़िया कहा जाता था पहले, लेकिन जब 96वें संविधान संशोधन 2011 में इसको ओडिया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन, यह भी आपका 2011 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान पर संरक्षण प्रदान किया गया और इस संशोधन द्वारा संविधान के निम्न 3 बदलाव किए गए। विकास हेतु कदम उठाने के लिए दोस्तों सशक्त करना था। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको बोलते हैं दोस्तों NJAC, नेशनल जजियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जजियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NJAC। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। NJAC की स्थापना की गई। हालांकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य रूप से घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से दोस्तों बहाल कर दिया गया, फिर से लागू कर दिया गया। अगला दोस्तों 100वां संशोधन अधिनियम 2014। याद रखिएगा संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 को भूमि सीमा समझौता हुआ तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 में अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों को अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया और भूखंडों का आदान प्रदान करके इसे अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित कर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए दोस्तों संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2017 में हुई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी दोस्तों? ये आपकी फ्रांस से ली गई है, फ्रांस में दोस्तों जीएसटी ऑलरेडी पहले से लागू है। तो ये जीएसटी की दोस्तों शुरुआत की गई।
जीएसटी दोस्तों एक कैसा कर है, कैसा टैक्स है? एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ सकता है, तो आप बताएंगे जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है दोस्तों? ये अप्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है, अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में दोस्तों वस्तु हुई और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। यह एक, अब देखिए जीएसटी आपकी दोस्तों दो तरीके से लगती है। एक होता है दोस्तों सीजीएसटी, समझिएगा बात को। दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। ये वाली जो सीजीएसटी है ये आपकी दोस्तों केंद्र के पास जाती है, और जो एसजीएसटी है ये दोस्तों आपकी राज्य के पास जाती है। ये केंद्र सरकार के पास जाती है सीजीएसटी, और एसजीएसटी राज्य सरकार के पास जाती है। नेक्स्ट, इस संदर्भ में व्यापक जो कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। इसके बाद आता है दोस्तों 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 338B को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। नेक्स्ट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई? तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हुई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई 2019 में, जिसको बोलते हैं दोस्तों EWS। जो आपके सामान्य कैटेगरी के लोग होते हैं कमज़ोर वर्ग के, तो दोस्तों उनको बनवाना पड़ता है EWS, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके तहत दोस्तों ने 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगला आता है, यहाँ से हमारा नया पॉइंट स्टार्ट हो जाता है अनुच्छेद। अब यहाँ से दोस्तों हम जितने भी आपके संविधान में अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अनुच्छेद दोस्तों किससे सम्मिलित है, ये आप लोगों को यहाँ से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट आपके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ से 2 नंबर दिला के जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला पॉइंट दिया गया है। पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या दर्शाया गया है? अनुच्छेद 1 में क्या दर्शाया गया आप लोग देखेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे दोस्तों? संघ के नाम से और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। इसमें दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना की गई है। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करता है, पूछेगा, बताएंगे कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 2 से। तो क्रमानुसार सारे अनुच्छेद दिए गए और क्रमानुसार आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। 2 बार 4 बार आप देखोगे, वीडियो को पढ़ोगे, आपके दोस्तों सारे पॉइंट्स से आपको ऑलरेडी यहाँ से याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 3 में बताया गया कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं ज्ञान उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी नए राज्य का भी निर्माण कर सकते हैं, सीमाएं का निर्माण कर सकते हैं, या किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह दोस्तों किस आर्टिकल में निहित है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या कहा है? पहले अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां का संबंध अनुच्छेद 4 में है। नेक्स्ट, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 5 में। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का वर्णन किस में अनुच्छेद में किया गया? तो वो अनुच्छेद 7 में किया गया है। ये आप कैसे याद रखोगे? अनुच्छेद 6 और 7 सबसे शानदार ट्रिक है कि अनुच्छेद 6 में भारत वाले व्यक्ति नागरिकता लेंगे, भारत आने वाले व्यक्ति, और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता मिलेगी। तो भारत में जो भी व्यक्ति आता है भारत की नागरिकता लेता है, उसका वर्णन आर्टिकल 6 में दिया गया है। और भारत से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा है और वहाँ की नागरिकता ले रहा है तो वह अनुच्छेद 7 के तहत आएगा। और यदि आप भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 8 के तहत है। और विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 9 में। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? यह अनुच्छेद 10 में दर्शाया गया है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना अनुच्छेद 11 में बताया गया है। राज्य की परिभाषा
राज्य की क्या परिभाषा है, तो यह अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का संबंध आर्टिकल 13 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। याद रखिएगा अनुच्छेद 14 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध लगाना अनुच्छेद 45 के तहत है। लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये दोनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, नोट कर लेना कॉपी में। अनुच्छेद 17 आपके अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ये 17-18 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, याद रखिएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अनुच्छेद 19 में क्या कहा है, वाक्य की स्वतंत्रता। वाक्य की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और प्राण और देह स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग इसको। प्राण और देह स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 21 में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 21 में। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21 का, ये आपको अभी बता चुका हूँ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो भी कैसी, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, जो कि दोस्तों बच्चों की उम्र यदि 18 वर्ष की नहीं है और यदि वो दोस्तों जॉब कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 18 वर्ष से कम है, तो दोस्तों ये क्या है, ये बाल श्रम गलत है। मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम है, जो कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। जब तक आपकी आयु 2018 नहीं हो जाती है तब तक दोस्तों आप श्रम नहीं करते हैं, और यदि उससे नीचे की आयु के करते तो वो आपका बाल श्रम के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 23 के तहत। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करना, यह अनुच्छेद 24 में दिया गया है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता करना, यह संविधान के अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में निहित है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे तो ले सकता है, और पीडीएफ आपको इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइल में जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में दोस्तों अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 36 में संविधान की परिभाषा का दिया गया है। और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा, यह अनुच्छेद 48 का में निहित है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और बस्तियों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और अनुच्छेद 51 से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 का इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद 52 से है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, संसद में निहित होती है, अनुच्छेद 53 के तहत है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 53 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, आप लोगों को डिस्कस करना है। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का संविधान का प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दोस्तों अनुच्छेद 55 में दर्शाई गई है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 55 में। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है, पढ़ेंगे ध्यान से सभी प्यारे दोस्त। राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, सभी पता है 5 वर्ष। कितने रह सकता है, 5 वर्ष तक। क्लियर। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आर्हताएँ दी गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें रही, जो अनुच्छेद 59 में दिया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो दोस्तों अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की रीति या चलाने की प्रक्रिया किसमें निहित है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है।
राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन और समय की रीतियाँ, यह अनुच्छेद 62 में दर्शाया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, यह किसमें बताया है? अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति भी होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में निहित है। राष्ट्रपति के पद की यदि रिक्त होती है तो उस पर राष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, यह किसमें निहित है? अनुच्छेद 65 में। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक भी पॉइंट आप लोग स्किप ना करें। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता है 5 वर्ष होती है, और यह अनुच्छेद 67 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पर पदभार भरने के लिए निर्वाचन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो वह अनुच्छेद 68 में किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाना अनुच्छेद 69 में निहित है। और अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 70 में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विषय हैं वो आपके अनुच्छेद 71 में है। क्षमादान की शक्ति दोस्तों किसके पास है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद 72 में दिया गया है, क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? चलिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 73 में है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 74 में है। मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 75 में है। भारत का एक महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं CAG, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के अनुसार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन करना अनुच्छेद 77 के अनुसार है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का पालन करना अनुच्छेद 78 के अनुसार है। संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 79 के तहत हुआ। राज्यसभा की संरचना का गठन किस के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 80 के तहत हुआ। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। राज्यसभा की संरचना 80 है, लोकसभा की 81 हो जाएगी। संसद के सदनों की अवधि दोस्तों अनुच्छेद 83 में दी गई है। संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ क्या क्या हैं? वो अनुच्छेद 84 में दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट, संसद का सत्र या सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में दिया गया है दोस्तों। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद में होना चाहिए, अनुच्छेद 87 में दर्शाया गया है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार अनुच्छेद 88 में दर्शाया गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अनुच्छेद 89 में दर्शाया गया है। उपसभापति का यदि पद रिक्त होना या दोस्तों से पद से हटाया जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अनुच्छेद 90 के तहत होगा। सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, यह अनुच्छेद 91 में दर्शाई गई है। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो और उसका पीठासीन ना होना, अनुच्छेद 52 के तहत है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, यह अनुच्छेद 93 के तहत है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना अनुच्छेद 94 में दर्शाया गया है। अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या क्या निहित हैं? तो वो अनुच्छेद दोस्तों के 95 में दर्शाई गई हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ से देखिए दोस्तों, इस बुक में आपको जितने भी अनुच्छेद दिए गए सारे अनुच्छेद आपके दिए गए। केवल आपको दोस्तों याद नहीं रखना है, केवल आपको पढ़ना है। 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद हो ही जाएगा। तो पॉइंट को हमेशा दोस्तों पढ़ा करें, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कंसंट्रेट होकर दोस्तों किताब को पढ़ा करें। जो भी यहाँ से पॉइंट आपको समझाया जाए उसको अपने मुंह से बोलकर दोहराया करें, ताकि दोस्तों वो आपके द्वारा कहे गए सारे पॉइंट आपको याद हो सकें। अनुच्छेद 96 में दिया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो और उसका पीठासीन ना हो, यह अनुच्छेद किसमें निहित है? अनुच्छेद 96 में। अगला है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 97 में। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में दर्शाया गया है। संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनुच्छेद 99 में दर्शाया गया है। संसाधनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और उसकी गढ़पूर्ति का प्रावधान अनुच्छेद 100 में दर्शाया गया है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गई है, तो वो प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में निहित है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 110 में। विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 111 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में है।
प्रक्रिया के नियम का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 118 में निहित है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 120 में है। संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति संविधान के किस में निहित है? अनुच्छेद में निहित है 123 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 124 में। न्यायाधीशों का वेतन का संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 125 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करना संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 126 में। तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति यानी जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति का प्रावधान 128 में निहित है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख एवं न्यायालय का अभिलेख होना यह दोस्तों अनुच्छेद 129 में है। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रावधान अनुच्छेद 131 में है। निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन करना अनुच्छेद 137 में है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति में शक्ति का प्रदान करना अनुच्छेद 143 में निहित है। अनुच्छेद 144 में दोस्तों सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना का प्रावधान अनुच्छेद 144 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं CAG कैग जिसको बोलते हैं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 138 में निहित है। और भारत का महान्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 में। कैग किसको बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं उनकी शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 149 में है। संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप का प्रावधान अनुच्छेद 150 में है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में प्रावधान है। राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति करना अनुच्छेद 155 में निहित है। राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी? अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ दोस्तों अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें को प्रावधान अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान लेना अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 163 में निहित है। मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध का प्रावधान अनुच्छेद 164 में है। राज्य की महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। राज्य सरकार का संचालन का प्रावधान अनुच्छेद 166 में है। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 167 में दिया गया है। और राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 168 में दिया गया है। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 इसकी चर्चा हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पॉइंट यहीं अनुच्छेद से स्टार्ट होगा। अनुच्छेद 170 के बारे में हम लोग यहीं से क्लास को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचनाओं का वर्णन है। कल की क्लास में दोस्तों यहीं से आप लोगों की एक क्लास स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और कल की क्लास में फिर इसी समय मिलते हैं रात 8 बजे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर दोस्तों आपको सभी जानकारियाँ अपडेट टू अपडेट मिलती रहती हैं और जल्द ही दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आया है उस पर भी दोस्तों आपका एक वीडियो प्रॉपर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।